हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो क्लास 8 के रिगार्डिंग ही लाया हूँ। और ये आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है ना, तो डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है ना हिंदी सब्जेक्ट का, आज इसको मैं पूरा करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत से सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर दी है, वो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर हम पूरे आंसर के साथ करेंगे। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है ना, हम खंड का करेंगे, तो गद्यांश को पढ़कर फिर आंसर करेंगे। ठीक है। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। जो ताकत होती है ना, ताकत, इसको अनेक प्रकार से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये कह रहा है, लड़ना मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने ना झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ ना लौटाना, या बुद्ध की भांति ज्ञान व निर्वाण की खोज में संसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही है। समझ में आ गया? वीरता केवल मारना काटना नहीं होता। बुद्ध की भांति ज्ञान और कर्ण की भांति किसी को खाली हाथ ना लौटाना, ठीक है, ये भी एक वीरता है। वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई है। सुन रहे हैं? और लोगों को चकित कर गई है। ये कह रहे वीर कारखानों में नहीं ढलते। ये जो वीर है ना, वीर, ये कारखानों में नहीं आते बनते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। सुन रहे बच्चों आप? ये कह रहे बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के खाद डाले, वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। ठीक है, मतलब औरतें और जो समाज है वो उससे वो जरा वैल्यू देती हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है ना। अब कहा है, सीधा अब आंसर वाली शीट पर चलते हैं। आंसर भी साथ साथ करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन, गद्यांश के केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक का चयन कीजिए। मतलब आपने जो गद्यांश पढ़ा है ना, इसका आप टाइटल क्या देना चाहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि इस जो पैसेज हमने पढ़ा है इसका टाइटल क्या होना चाहिए, क्या शीर्षक होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर है सच्ची वीरता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इसका मतलब जो है ना, वीरता का कौन सा पहलू उभर कर हमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता होती है ये, मतलब सबको एकजुट कर सकता है ये। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको जो पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है उसको बताना होता है। फिर कह रहा है, गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है, वीरता कहाँ से आती है? तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत पता है क्या है? मन के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। ये आपको पैसेज में सारे मिलेंगे। देखो ये लिखा हुआ है सारा, ये देखो, और सारे पैसेज में से ढूंढ के आंसर किए गए आपके लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो चलाओ थोड़ा सा ना, अब देखो बनाना है फिर उसके आंसर करने में टाइम लगता है, और आपके पेशेंस का भी शुक्रिया, आपने थोड़ा सब्र रखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये है, लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया है? तो बताओ, वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया? क्योंकि वह अपने अंदर से, उसके अंदर खुद गुण विकसित हुआ है ना, उसे बाहर से कोई सहायता नहीं मिली। तो आपको ये बताना है, क्योंकि वीर स्वयं अपने गुणों से विकसित होता है, उसे बाहरी सहायता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और आप यहाँ से हेल्प लेकर लिख सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देवदर के रिगार्डिंग ये यहाँ पे जैसे लिखा ना ये, तो इसके भाव को आपको अपनी भाषा में बताना था। ठीक है, देख लो कैसी पैसेज आएगी। इसलिए सेकंड है, पढ़ते से, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। मतलब अगर हम निर्माण कर रहे हैं ना बहुत सी चीजों का, तो आप अपना चरित्र का भी निर्माण करो। ये कह रहा स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। मतलब जो स्वार्थ में हम पड़े हुए हैं ना, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी धरती का भी कल्याण करना भूल जाए, हमें ऐसा नहीं करना। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता
तार बिना झंकार नहीं है, मतलब ये सब होने चाहिए हमारे अंदर गुण। ठीक है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, और शिक्षा क्या कर लेगी अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूलें। ठीक है ना, संस्कृति की इज्जत करना बिल्कुल मत भूलो। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, वही चीज दोबारा बताइए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, मतलब इंसान इंसान से प्यार नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं समझ रहा, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणों का उपकार नहीं है। अगर ये साइंस फिर क्या है जब प्राणों की वैल्यू हम नहीं कर रहे। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूलें। ये जो आज बहुत सी चीजें देखते हैं ना, तो जो जीवन की जो तरक्की होनी चाहिए उसको मत भूलो। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना तो आप आराम से सारे आंसर दे दोगे। ये कह रहा है काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार तभी सार्थक माने जाते हैं जब, बताओ कब सार्थक माने जाएंगे ये विज्ञान और ये आविष्कार, जब हम मानवता और उपकार को भी बढ़ाएंगे तो ही फायदा ना, नहीं तो इंसान ये जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा इसका, है ना। फिर नेक्स्ट है, काव्यांश में किस बात को ना भूलने की सलाह दी गई है। काव्यांश में चरित्र निर्माण को ना भूलने की सलाह दी गई है कि चरित्र निर्माण कभी मत भूलना बच्चों। एक बार चरित्र निर्माण अगर नहीं हुआ ना तो जीवन व्यर्थ है। ठीक है, ये कह रहा है काव्यांश में कवि भौतिक प्रकृति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो हमने पढ़ा था ना, नैतिकता को, मानवता को, चरित्र निर्माण को, जीवन मूल्यों को। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। अब आगे सुनिए। अब हमारी व्याकरण है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, फिर आपको दिखाई दूंगा। ऐसे इसी में मैचिंग है तो इसी में बता देता हूँ ना। तो ये कह रहा है बिलवासी जी ने झाऊलाल को 250 रुपए दिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी चीज सही है। को आ गया ना, कर्ता ने, कर्म को, तो ये कर्म कारक है। फिर नेक्स्ट है बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तो फर्स्ट क्या है, ये एक विशेषण है, संख्यावाचक। ठीक है, और ये मैं आ गया, मैं क्या, सर्वनाम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और विशेषण और कारक ये अच्छे से कर लेने, क्योंकि बिल्कुल सेम पेपर जो आएगा ना आपका पैटर्न ऐसे रहेगा, और यहाँ पे कोई और लाइन लिखी होगी, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, आपको मैचिंग करनी होगी। ठीक है, तो आप इसको देख के आइडिया लेके ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट ये कह रहे सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सुमेलित में, इसने बोला उपसर्ग बताओ, तो इसके आगे का बताना था, सु आ गया। ठीक है, दार प्रत्यय का प्रयोग कर एक शब्द बनाओ। तो जैसे दुकानदार बना दो, चौकीदार बना दो, जिम्मेदार बना दो। ठीक है, दो और दो जोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, हिसाब लगाना या जोड़ घटाव करना। ठीक है, फिर मधुर शब्द में दो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे हैं, तो मीठा या सुरीला हो गया। ठीक है, ये कह रहे शीत का विलोम शब्द क्या है, उष्ण गर्म। अगर आपको दोनों लग रहे हैं तो दोनों आप ऐसे लाइन डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे माखन चुराने वाले में एक शब्द बताओ क्या बनेगा इसका, तो माखन चोर बन जाएगा। फिर कह रहा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण जब सुदामा जी उनके घर आते हैं तो बहुत उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं। तो यहाँ पर उसी के रिकॉर्डिंग लिखा है कि जो पानी परात में पड़ा था उससे जो है ना पैर धोने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कृष्ण भगवान ने इतने आंसू भाए कि उन्हीं से ही सुदामा जी के जो पैर धो दिए। तो यहाँ बहुत ज्यादा बाहर से आके बात कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हमने सारी की सारी ये ग्रामर हमने अच्छे से कर ली। ठीक है, देखिए खंड गाय प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। ये कह रहा है हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, तो पन्ना से उसे बस मिल जाएगी। ठीक है, जो सतना जाएगी, और जो जबलपुर की रेल मिला देगी। फिर सतना में उसे रेल
में वो बैठेगा तो जबलपुर पहुंच जाएगा। और सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। ठीक है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, बस ही डाकिन है, बस ही लूट लेगी। अगर बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत बूढ़ी थी और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ठीक है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। ये बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब देखो यहाँ पे वैसे तो करना दिखाई जा रही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग और दूसरी तरफ यहाँ पे वो व्यंग्य भी कर रहे हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई, मतलब कौन सी बस के लिए बात नहीं है? नए नवेली व तेज, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड। फिर कह रहा है लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था, मतलब कहाँ जाना था उसे? जबलपुर जाना था। ठीक है। ठीक है, पन्ना से सतना जाएगा, सतना से जबलपुर जाएगा, तो जबलपुर आंसर आ गया। क्या लोगों ने शाम वाली बस से सफर करने से क्यों मना किया था? क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है ना, ये आंसर आ गया इसका। फिर ये कह रहा है कि लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं कि वयोवृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसने बोला इसका भाव क्या है, तो यहाँ पे करुणा का भाव है। वैसे तो हमें अगर हम डीपली देखें, अगर पाठ के अकॉर्डिंग, तो वहां पे व्यंग्य था, लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग पूछा है तो इसलिए यहाँ पे हम करुणा का आंसर सही बोलेंगे। फिर कह रहा है आपको गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों की आपको मतलब वही है ना, 2-2 करने, हम तो सारे करवाएंगे आपको। तो देखो, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर किया करो कैसे लगी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, बाज और सांप में से कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? तो आप बोलोगे मुझे बाज अधिक समझदार लगा क्योंकि वह स्थिति को समझकर निर्णय लेता है और अनावश्यक जोखिम नहीं उठाता, जबकि सांप चालाकी से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वो कॉपी कर रहा था ना, वो तो उसकी जान बच गई। सेकंड, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि मशीनों के कारण बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया और वे काम से वंचित हो गए। ठीक है, ये कह रहे क्या निराश हुआ जाए, पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहता है? तो लेखक सिखाना चाहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए और आशा व प्रयास बनाए रखना चाहिए। अब जैसे कई बच्चों को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें जल्दी से वो याद नहीं होता, तो वो निराश ना हो, उसे बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और बेस्ट करके दिखाएं। वह लॉन्ग यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में। तो ये कह रहे पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किसी घटना से आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव लिखिए। क्या मतलब आपने कोई चीज आपके साथ हुई ऐसी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला हो? तो आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ भी एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, मेरे जीवन में मोबाइल के सीमित उपयोग से बड़ा सकारात्मक बदलाव है, मतलब मैं मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, समय प्रबंधन करता हूँ। ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, परिवार में भी समय बिता पाता हूँ, सारे काम भी अच्छे से कर पाता हूँ, तो मेरी लाइफ अच्छे से बीत रही है। ऐसे बना बना के लिख देना। आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हो जो आपकी लाइफ में किसी चीज के आने से आपको बेनिफिट मिल गया, बहुत फायदा मिल गया हो। जैसे मैं जो है ना अपनी बात कर रहा था कि भाई मुझे तो मोबाइल का बहुत बेनिफिट मिला है और मैं इसका लिमिटेड जो है यूज करता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे उपयोग करता हूँ, मतलब तो मुझे बहुत बेनिफिट इसका मिला है। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार झाऊलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार से वह सही था या गलत? मेरे विचार में बिलवासी मिश्र का व्यवहार सही था। उन्होंने मित्रता निभाई और संकट में सहायता की। ठीक है, सच्ची मित्रता कठिन समय में मदद करने से पहचानी जाती है और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। ठीक है, आपकी क्या विचार है आप बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ये कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिया? तो वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा। उसका तर्क था कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई और यही तत्व जीवन के मूल आधार हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे कर दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 7वें क्वेश्चन पर आ जाइए।
ये कह रहा है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं, मतलब समझ जाते हैं वो। तो आपको बताना कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, इस ये पंक्ति किस पर लागू होती है। तो ये किन के लिए बोला गया था? ठीक है, तो आप बोलोगे पक्षी और बादल पर बोला गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड। ठीक है, पक्षी और बादल लिखा ना यहाँ पर, ये भगवान के डाकिए हैं। फिर नेक्स्ट है चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक बोली गई है? तो ये प्राकृतिक संदेश की बात की गई है। फिर ये कह रहा है बांसते का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर मतलब बांसने का मतलब क्या है? ध्यान से पढ़ना व समझना। ठीक है, ये जैसे मैं पढ़ा था ना कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये सेकंड। फिर ये कह रहा पद्यांश में निहित मूल शिक्षा क्या दी गई है? तो पूरे विश्व को बंधु बनाने की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर बोला गया है कि कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है? तो आप बोलोगे कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया है जो समाज की परवाह किए बिना अपने आदर्शों, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलते हैं। वे त्यागी, साहसी और निडर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कबीर ने अपने दोहों में तलवार और म्यान का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में बताया? तो पता है बच्चों, जो कबीर जी है उन्होंने तलवार और म्यान को किस प्रतीक के रूप में बताया? कबीर इस उदाहरण से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उसी वस्तु या ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए जो उपयोगी हो। जिस चीज में काम पूरा होता है वही महत्वपूर्ण होती है। जो अनुपयोगी बातें होती हैं, बाहरी दिखावे होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मोबाइल आपको बेनिफिट दे रहा है जिस बात में, तो आप उसी पर ध्यान दो। जो आपके लक्ष्य को अगर खराब कर रहा है या आपको लक्ष्य से भटका रहा है, तो उससे आप अपने को हटाओ। ठीक है, तो हमें शिक्षा तो बहुत मिलती है, अभी हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न करते हैं? तो कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी इतनी छोटी क्यों रह जाती है। वे जानना चाहते हैं कि क्या अधिक दूध पीने से उनकी चोटी बड़ी और मोटी हो जाएगी। वे ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या बार बार चोटी संवारने और गूंथने से वे नागिन की तरह लौटने लगेगी या लहराने लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये 30-40 शब्द हैं। यहाँ पर बोला गया कि मनुष्य की आचरण में कौन से दोष हैं जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं? तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ना अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये दोष है जिसकी वजह से मनुष्य के आचरण को ही बिगाड़ देते हैं, और इन दोषों के कारण व्यक्ति दूसरों से प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाता और लोग उसके विरोधी बन जाते हैं। फिर कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? क्योंकि कृष्ण जो है ना, वो सुदामा की सहायता गुप्त रूप से पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सुदामा के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। और एक सच्चा मित्र वही है जो मदद तो करे लेकिन दिखावा ना करे। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर कर दी थी, लेकिन उन्होंने जरा भी दिखावा नहीं किया, देखो मैंने किया है, मैंने किया, जो आज के समाज में लोग करते हैं। यही सच्ची मित्रता है और यही सच्चा कर्तव्य बताया गया। बहुत अच्छी बात है ये। थर्ड क्वेश्चन सुनिए। यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उसे अनूठा पुत्र क्यों कहती है? स्पष्ट कीजिए। पता है बच्चों कि गोपी कृष्ण को अनूठा पुत्र क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहती क्योंकि वह बहुत नटखट और चालाक है। वे अपनी शरारतों के लिए ऐसे तर्क देता है कि कोई भी उसे तुरंत दोषी ठहरा ही नहीं पाता। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर ये पत्र है, 80 से 100 शब्दों में करना है, तो ये भी सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो आप सौम्य आपके
मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें कई दिन से खराब हैं, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये मत लिखना, सीधा आप आंसर करेंगे सौम्य। ठीक है, यह आपका खुद का एड्रेस है, गली नंबर 5 शास्त्री नगर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, ये ठीक है ना, ये किसी कोई रियल वगैरह नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऐसी कोई नाम नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ना यहाँ पे सौम्य, तो हमने यहाँ पे सौम्य, और जैसे लड़कियां हैं तो सौम्या लिख देंगी। ठीक है, तो गली नंबर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, फिर दिल्ली, उसके बाद यहाँ दिनांक लिखेंगे जिस तारीख को आप पेपर में इसे करेंगे, फिर सेवा में नगर निगम अधिकारी जी दिल्ली, फिर विषय लिखेंगे मोहल्ले में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने हेतु। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, विषय लिख रहे हैं। फिर महोदय, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से लिखा गया जो पैटर्न होता है। फिर सभी निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब हैं। शाम के समय पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदीय सौम्य। ठीक है, इस तरीके से हो गया, क्लियर हो गया। और अगर आप जैसे शुरू में नाम नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला आप आदित्य हैं और आपके मित्र सखी को विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन्हें बधाई देते हुए तथा मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देते हुए पत्र लिखना है। तो ये मित्र को पत्र है। सबसे पहले आप ऊपर ना अपना एड्रेस लिख देंगे, अगर नहीं लिखना तो आप परीक्षा भवन लिख देंगे। ठीक है, ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखे गए हैं। ठीक है, परीक्षा भवन लिख देंगे ऊपर। फिर प्रिय मित्र आदित्य, सप्रेम नमस्ते। ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन का परिणाम है। मुझे तुम पर गर्व है। आशा है कि तुम आगे भी इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे और जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। ईश्वर तुम्हें सदैव सफलता प्रदान करे। ठीक है, स्नेह सहित आपका नाम आ जाएगा क्वेश्चन में जो लिखा है। जैसे एक बार हमने यहाँ पर जो है लड़के का नाम लिखा था। ठीक है, तो नीचे वाली पैसेज में हमने जो है जो यहाँ पे लड़की है उसका नाम यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया है और जो क्वेश्चन में दिया होगा ना नाम आपको वही लिखना होता है। ठीक है, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, जैसे बॉय है तो बॉय वाला लिख दो, गर्ल है तो गर्ल वाला लिख दो। फिर ये 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे सच्ची मित्रता का महत्व आपको बताना है, या मेरी यादगार रेल यात्रा के बारे में लिखना है, या त्योहारों का देश भारत। आप किसी भी एक के ऊपर लिख सकते हैं एग्जाम में। ये थोड़ी बहुत लाइनें लिख दी गई हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको थोड़ा इससे ज़्यादा लिखना होगा। 80 से 100 शब्दों में बोला गया तो उसी में लिखिएगा। ठीक है, कई बच्चों को आइडिया लिखना होता है ना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए या आइडिया लेना होता है, तो उनको ये काफ़ी हेल्प कर देगा। तो ये है सच्ची मित्रता का महत्व। सच्ची मित्रता का जो है ना जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग लिखा है कि सच्ची मित्रता जीवन का अनमोल उपहार होती है। सच्चा मित्र सुख दुख में हमारा साथ देता है और सही मार्ग दिखाता है। वह हमारी गलतियों को सुधारने में सहायता करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सच्ची मित्रता विश्वास, प्रेम और निस्वार्थ भावना पर आधारित होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में मित्र का साथ हमें आत्मबल प्रदान करता है। इसलिए सच्ची मित्रता का जीवन में विशेष महत्व है। आगे आप लिख देना, मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरी कहीं कार्य में मदद करी है, मुझे सही दिशा प्रदान करी है। ऐसे आप और भी बातें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरी यादगार रेल यात्रा सुन लो, सुनने में क्या जाता है आपको आइडिया मिल जाएगा। कोई इसमें सेम आ गया तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मेरी सबसे यादगार रेल यात्रा पिछले वर्ष की है, जब मैं अपने परिवार के साथ अपने ननिहाल गया था। यह मेरी पहली लंबी रेल यात्रा थी, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था।
ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था, मतलब बहुत मन को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेत, बहती नदियां और दूर दूर तक फैले पहाड़ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। रास्ते में चाय नाश्ते का आनंद लिया और सहयात्रियों से बातचीत भी हुई। परिवार के साथ हंसी मजाक और साथ बिताया गया समय इस यात्रा को मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय याद बना गया। ठीक है, आप और भी बातें इसमें ऐड कर लेना और इसे याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ आइडिया लेके अपने बना कर लिखने की बात करना। ठीक है। त्योहारों का देश भारत, आपको पता ही है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर अनेक धर्मों और संस्कृतियों के त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल जैसे त्योहार देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। ये सभी त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इन त्योहारों के कारण भारतीय संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक एकता सदैव जीवंत बनी रहती है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और काफ़ी मेहनत लगती है डियर, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।